हेलो गाइस। तो गाइस हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। तो यहाँ पर हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। इससे पहले हम एंथैल्पीज पढ़े हैं। एंथैल्पीज यानी H = U + PV होता है। हम उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किए हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज और टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा और इसमें हम प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और IIT का 1-2 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज लिखें, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत प्रकार का आपका एंथैल्पीज मिलेगा। ठीक है, करीबन आपका हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर बड़ा होगा। चलिए बहुत इजी है भाई, एक एक हम पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। चलिए, एक नंबर होता है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। सबसे पहला हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबुशन। बोलते हैं क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबुशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबुशन। एंथैल्पी ऑफ कंबुशन आप सुने होंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबुशन क्या होता है? इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा H और यहाँ पर C लिखा होता है। C मीन्स कंबुशन। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये आपका क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ कंबुशन में जो आपका हीट होता है वो आपका क्या होता है? रिलीज होता है और इवॉल्व होता है। इसी वजह डेल्टा H इसका नेगेटिव आता है। अब हम बात करेंगे। ठीक है, हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। कहानी समझ में आ गया पूरा? तो ये क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ कंबुशन क्या होता है ना, सिंपल भाई, कि कोई एक मोल सब्सटेंस अगर वो कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है या तो फिर कॉम्प्लीटली बॉन्ड हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबुशन। चलो रिपीट करो। क्या मैं बोला? कि कोई एक सब्सटेंस, कोई एक मोल सब्सटेंस अगर कॉम्प्लीटली पूरा का पूरा बर्न हुआ है या तो फिर कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज समझते हैं? यानी ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसको हम क्या, तो उसमें जो आपको चेंज ऑफ एंथैल्पी, जो एंथैल्पी का जो डिफरेंस मिलेगा यानी चेंज मिलेगा, उसको आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ कंबुशन। तो डेफिनेशन क्या होगा अब हम रिएक्शन के माध्यम में समझेंगे, रुक जाओ। तो यानी इसको हम बोल सकते हैं ना, एंथैल्पी चेंज, ध्यान सुनना, एंथैल्पी चेंज होता है व्हेन 1 मोल, ध्यान सुनना, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली, ये वर्ड याद रखना, कंप्लीटली बॉन्ड और ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबुशन। ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखा, एग्जांपल देखो, एक मीथेन लिया। अब मीथेन आप जानते हो गैस होता है। यहां पर मैं 2O2 दिया, यानी ऑक्सीडाइज कर, देखना भाई, ये ऑक्सीडाइज बोल दिया मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यानी एक ऑक्सीजन हमको देना पड़ेगा। तो ये सिंपल होता है ऑक्सीडाइज, है ना, ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर देख के 2O2 लगाया, कहानी समझ में आ गया, ऑक्सीजन गैस है। तो ये बना के दिया मेरे को CO2 प्लस मिला मेरे को 2H2O मिला। ठीक है, तो ये लिक्विड है और ये आपका गैस है। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला जो डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज जो आया, मेरा आया -890 आया, किलो जूल आया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे ना, एंथैल्पी ऑफ कंबुशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर 1 मोल गया मीथेन, ऑक्सीडाइज हुआ, मीन्स O2 को लिया अपने तरफ और कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाया और 2H2O लिक्विड बनाया। तो यहाँ पर मुझे मिला
एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन इतना। भाई ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा भाई ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये बुक में दिया है और ऐसे ही टीचर सब बताते, तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब आगे से एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा गया है, ठीक है। चलिए, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दे दिया तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ये जो पूरा ये रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन इतना है, आपको याद करना पड़ेगा। बस ये नहीं पूछता है भाई, बस आपको समझ जाओ, ठीक है। तो नेगेटिव आया यानी हीट इवॉल्व हुआ, यानी हीट रिलीज्ड हुआ। तो भाई यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीटली बॉन्ड या तो फिर कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझना। ये समझ में आया ना कि क्या हुआ, 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल ऑक्सीडाइज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, तो वहां पर जो चेंज ऑफ एंथैल्पी मिलेगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन, ठीक है। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया। अब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब समझें थोड़ा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मतलब समझें क्या होता है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मतलब। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मतलब ध्यान सुनना, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, कार्बन सॉलिड लिया और यहां पर मैं दे दिया ऑक्सीजन O2, तो ये बना के मेरे को दिया CO दे दिया, है ना, CO दे दिया, यहां पर हाफ O2 ले दिया, CO दे दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया। और एक मैं लिया C और सॉलिड लिया और यहाँ पर O2 के साथ ऐड कर दिया, तो मुझे मिला CO2 मिला, ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों में तो प्रोडक्ट यहाँ पर CO मिल रहा है, यहाँ पर CO2 मिल रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, तो दोनों में कौन सा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है भाई। यहाँ पर देखो कार्बन का कोवेलेंसी 1 है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं 1 ठो बॉन्ड बस। यहाँ पर देखो 2 ठो ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, यानी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, यानी जितना होगा उतना हो। अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन को अगर वो अपने तरफ खींचेगा यानी ऐड करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। ये आप समझ सकते हैं, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं आपको। मतलब यहाँ पर कार्बन CO है, मतलब कार्बन और भी ऑक्सीजन ऐड कर सकता है, मैक्सिमम 2 कर सकता है, तो यहाँ पर 2 ठो किया, यानी आपका ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, यानी ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, इजी लग रहा है। चलिए, अब यहां पर एक आता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर ये गिवन रिएक्शन में, अगर मैं टेम्परेचर को ना रूम टेम्परेचर रख दूं 298 केल्विन रख दूं और प्रेशर को 1 बार रख दूं, यूनिट है ना, 1 बार रख दूं, तो यहां पर जो एंथैल्पी का चेंजेस आएगा यानी एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन आएगा, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन और एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। वैसे किताब में एब्सोल्यूट भी लिखता है, एब्सोल्यूट एंथैल्पी, और आप एब्सोल्यूट जगह पर स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, सब नोट करना वर्ड सब, ठीक है। कहानी समझ में आ गया, दिख रहा है, लेट मी चेक। चलिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है, सब क्लियर दिख रहा है, साफ साफ। चलिए, मैं पूरा सेटिंग किया हूँ मोबाइल को आज। चलिए, ये हो गया, आपको समझ में आ गया, यानी एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन मीथेन का कितना आया भाई। और भी आप किताब में देख सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दे दिया है, बहुत सारा रिएक्शन का, वैसे याद करने का जरूरत नहीं है, वो सब बस ऐसे ही दिया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सब, आप चाहो तो याद कर सकते हो। चलिए, पहला समझ में आ गया एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन क्या होता है ना, कोई एक मोल ऑफ सब्सटेंस अगर कंप्लीटली जल रहा है या तो फिर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वहां पर जो रिएक्शन का आपको रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंजेस मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन। अब मैं बता चुका हूं कोई रिएक्शन का अगर एंथैल्पी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मिटा दें। चलिए, तो अब आता है एंथैल्पी ऑफ, तो हो गया कॉम्बुशन। अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ, क्या पढ़ेंगे भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एंथैल्पी फॉर्मेशन कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये इंटरेस्टिंग है भाई, इससे एक IIT में भी सवाल पूछा था, बहुत अंदर वाला सवाल पूछ लिया था। चलिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन,
ठीक है। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं ना, डेल्टा एच नीचे लिखते हैं एफ। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है भाई, प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 298 है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर नट दे देंगे, स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर बात। ये क्या होता है, ये सिंपल होता है कि यहाँ पर हीट चेंज होता है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। यानी अगर एक रिएक्शन में 1 मोल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है यानी बन रहा है उसका एलिमेंट्स के थ्रू, तो उसमें जितना एंथैल्पी चेंजेस हो रहा है यानी उसका जितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, वो चाहे हीट इवॉल्व हो या फिर हीट आपका एब्जॉर्ब हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान सुनना, मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, फिर एक इक्वेशन के माध्यम पे आपको समझाऊंगा क्या बोल रहे हैं। कि यह होता है कि एंथैल्पी चेंज होता है ना, एंथैल्पी चेंज व्हेन, जब 1 मोल, ध्यान सुनना, 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड और आर प्रोड्यूस, 1 मोल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस और इज प्रोड्यूस्ड लिख सकते हो। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि कोई 2 रिएक्टेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स लिया ए बी, ये मिलके बनाया सी। अब ये भाई क्या है, आपका प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट किसमें, मतलब किससे बना है भाई, ये 2 एलिमेंट्स के साथ। तो बोल रहे हैं अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है 1 मोल, ध्यान सुनना, प्रोडक्ट क्या होगा ना 1 मोल। अगर 1 मोल में, ध्यान सुनना, अगर 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है यानी प्रोडक्ट बन रहा है, उसका एलिमेंट्स के थ्रू, इसका एलिमेंट्स ए और बी है, ये दोनों क्या होना चाहिए, मस्ट बी एलिमेंट्स होना चाहिए भाई, ये याद रखना। एलिमेंट्स हो, चाहे वो Na हो, सल्फर हो, ये सब एलिमेंट्स, H2 हो, O2 हो, ये एलिमेंट्स होना चाहिए। ये डाई एटॉमिक है, ये मोनो है ना, मोनो एटॉमिक, सिंगल है। तो अगर एलिमेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है 1 मोल, तो वहां पर जो एंथैल्पी का चेंजेस आपको मिलेगा, तो दैट इज क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बात। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर को 298 कर देते हैं और टेम्परेचर को अगर हम 298 रख देते हैं और प्रेशर जो रख देते हैं 1 बार, तो हम इसको क्या बोलेंगे ना, डेल्टा एफ एच नट बोलेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको रिएक्शन देता हूं भाई, देखो, एक कार्बन लिया सॉलिड प्लस यहाँ पर लिख दिया O2 गैस, ये दोनों मिलके बनाया है CO2 गैस बनाया। तो इसका चेंज ऑफ एंथैल्पी में प्रैक्टिकल किया, लैब में किया, तो मुझे पता चला -393.5 किलो जूल आया। अब बात ये समझो कि यहाँ पर देखो, ये एक एलिमेंट है भाई, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। तो ये आपको चेक करना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, फिजिबल है कि नहीं। तो दोनों ही एलिमेंट है भाई, आराम से बनाया CO2, ये आपका 1 मोल है, कुछ नहीं, मतलब 1 मोल है, 1 मोल है। तो एंथैल्पी चेंज इतना आया, तो हम इसको बोलेंगे क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन का। क्लियर बात। अगर हम लैब में किए हैं तो टेम्परेचर का करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड कह सकते हैं, ये स्टैंडर्ड ही हम लिखते हैं ज़्यादातर, स्टैंडर्ड कंडीशन में इतना है। क्लियर बात, क्लियर बात, पूरा समझ में आ गया कि दोनों जो रिएक्टेंट होगा वो मस्ट बी रिएक्टेंट होना चाहिए, सॉरी आपका एलिमेंट्स होना चाहिए। क्लियर बात। चलिए, अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर किसी रिएक्शन का निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे एंथैल्पी का हम करते हैं, प्रोडक्ट का एंथैल्पी सम ऑफ प्रोडक्ट का माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट का। छोटा मैं आपको बता देता हूँ, बाद में काम आएगा। अगर कोई आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, मान लो इधर आपका रिएक्टेंट है, इधर रिएक्टेंट्स है और इधर आपका प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है।
तो यहाँ पर आप एंथैल्पी, ध्यान सुनना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड कह सकते हैं, स्टैंडर्ड निकालो, जो भी निकालो, कैसे निकाल सकते हैं भाई, स्टैंडर्ड लिखो या ना लिखो चलेगा, ठीक है। ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड ही निकालते हैं क्योंकि हमको स्टैंडर्ड ही गिवन देता है, जब आप सवाल करोगे स्टैंडर्ड ही देता है। चलो तो कैसे निकालोगे ना, करोगे क्या, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का आपको गिवन देता है भाई, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो एंथैल्पी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, दे देगा सवाल में, चिंता मत करना, मैं आपको बस बता रहा हूं कैसे करना है। सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट करना है, माइनस करना है सम ऑफ, ध्यान सुनना, माइनस करना है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ, क्या करना है, रिएक्टेंट्स करना है, क्या करना है, रिएक्टेंट्स करना है। बात समझ में आया कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी जितना देगा उससे माइनस करेंगे रिएक्टेंट का एंथैल्पी। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो x प्लस वाई मिलके बनाया z, ठीक है, इसका मान लो मैं डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया, डेल्टा एफ एच का वैल्यू दे दिया, मान लो 90 किलो जूल है, ठीक है। इसका मैं दिया डेल्टा एफ एच का वैल्यू दे दिया, मान लो 10 किलो जूल दे दिया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट का दे दिया, मान लो जो भी दे दिया, मान लो ये मैं दे दिया 100 किलो जूल दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 100 नहीं दे रहा हूँ मैं, 200 दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, 200 दे रहा हूँ किलो जूल। तो यहाँ पर डेल्टा एफ एच कैसे होगा भाई, सम मतलब प्लस, ये दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ 90 प्लस ये सम ऑफ प्रोडक्ट भाई, प्रोडक्ट तो एक तो है ना, जेट है, तो यहाँ पर जेट का कितना दिया है 20, सम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि 200 है भाई, तो 200 करेंगे, माइनस करेंगे सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों का सम करें 90 प्लस 10 यानी 100 हो जाएगा, है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 किलो जूल पर मोल लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप करते हुए, बहुत इजी है, मैं आगे से भी बता चुका हूँ आपका इंटरनल एनर्जी वगैरह में, वही उसमें भी वही प्रोसेस चलता है, रिएक्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट माइनस करते हो, यहाँ पर भी ऐसे ही करना। तो भाई इसको थोड़ा समझ लेना क्योंकि आगे हैश लॉ में भी काम आएगा। क्लियर बात, समझ में आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आगे बढ़े, देखो यहाँ पर एक सवाल पूछा था आईआईटी में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा ध्यान देना। आईआईटी का 2003 में पूछा गया सवाल, मैं लिखा हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया। देखो एक सवाल पूछा था आईआईटी में कि, ध्यान सुनना, पूछा था आपको बहुत सारा रिएक्शन दे दिया था, देखो रिएक्शन दे दिया था, कार्बन यहाँ पर ये डायमंड का है भाई, ये डायमंड का है, कार्बन डायमंड है, और यहाँ पर है O2, और O2 एलिमेंट हम जानते हैं, है ना, और ये तो एलिमेंट नहीं होगा कार्बन, प्लस O2 है, यहाँ पर देखना ये गैस है, यहाँ पर CO2 मिल बन गया गैस फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया था, हाफ H2 दिया था, हाफ H2 गैसेस फॉर्म में दिया था, और प्लस हाफ F2 दिया था, ये दोनों मिलके बनाया HF गैसेस फॉर्म में। और सी ऑप्शन दिया था, N2 नाइट्रोजन गैस दिया था, और प्लस 3H2 दिया था, ठीक है। और ये मिलके बनाया तुम्हारा 2NH3 एमोनिया बनाया। और एक ऑप्शन दिया था, ध्यान सुनना, और एक ऑप्शन दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, ये मिलके बनाया CO2 गैस। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है, कि which of the following ध्यान सुना, which of the following reaction delta FH not defines, ठीक है। ये रिएक्शन में कौन सा डेल्टा HF निकलेगा, यानी रिएक्शन मतलब रिएक्शन का डेल्टा HF यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन है, यानी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो डिफाइन करने का मैं बताया कि पहला कंडीशन की एलिमेंट्स होना चाहिए और जो प्रोडक्ट मिलेगा 1 मोल बनना चाहिए, है ना।
तो देखो सबसे पहले तो देखो ये कार्बन डायमंड ये तो आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, एलिमेंट नहीं है। यहां पर देखोगे तो H2 यहां पर हाफ है तो ऑब्वियसली कट जाएगा, तो हाइड्रोजन बचेगा जो कि एलिमेंट है, 2 कट जाएगा, फ्लोरीन एक एलिमेंट है, यानी भाई ऑब्वियसली ये ही होगा, यानी 1 मोल HF बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। नाइट्रोजन नहीं बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट आपका 2 आ गया, 2 मोल आ गया। यहाँ पर ये नहीं बनेगा क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है भाई, ये तो मॉलिक्यूल आ गया है ना, कंपाउंड बन गया CO। तो ऑब्वियसली क्या होगा, बी होगा। ये IIT में 2003 में पूछा गया सवाल है, IIT 2003 में पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना फटाफट लिख लें, फिर हम जाएंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, लिख लें। चलिए दिख रहा है, चलिए हो गया। चलिए अब हम नया देखते हैं एंथैल्पीज, नया प्रकार का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखें। दूसरा तीसरा हमारा है ना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको डेल्टा NF बोलते हैं या फिर डेल्टा NF नॉट कह सकते हो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए ये क्या होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर जो न्यूट्रलाइज होता है ये यहाँ पर एसिड का होता है, एक एसिड एक बेस होता है, एसिड और बेस होता है। तो क्या होता है ना, 1 ग्राम एसिड अगर किसी भी बेस उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी एसिड न्यूट्रलाइज हो गया किसी बेस के थ्रू, तो वहां पर जितना आपका एंथैल्पी चेंज मिलेगा उसको आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फ्रॉम किसका, फ्रॉम आपका एसिड का। ठीक है, चलिए यानी यह आपका क्या होता है ना एंथैल्पी चेंज, ध्यान सुनना, एंथैल्पी चेंज होता है जब ड्यूरिंग 1 gram of acid is neutralized by a base in dilute solution, लिख सकते हो in dilute solution। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मैं एक रिएक्शन बता रहा हूं आपको, मान लो एक एसिड है HCl है, क्या है HCl है, क्या है HCl है, क्या है HCl है, और एक में ये आपका एसिड है, जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और एक में लिया बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब ये दोनों को मैं क्या क्या मिलाया, तो मुझे मिला NaCl प्लस मिलेगा मुझे H2O मिला, क्या मिला NaCl प्लस H2O मिला, तो मुझे यहां पर मिला डेल्टा HN न्यूट्रलाइजेशन -57.3 मिला, और 1 लिख सकते हो किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये मुझे डेल्टा NF मिला, डेल्टा N, और NET लिख सकते हो, N लिखोगे या फिर NET लिखने से भी बहुत बढ़िया, न्यूट्रलाइजेशन NET। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्लियर बात। देखो तो यहां पर एसिड था, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज किया, बेस न्यूट्रलाइज किया। किस प्रकार किया भाई, Na प्लस था, यहां पर ये आपका H प्लस है, ये माइनस है, ये OH माइनस है, तो भाई NaCl ये गया, OH माइनस H H2O चला गया।
यानी एक प्लस एक माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया, NaCl में हो गया और H2 हो गया। इस तरह आप समझ सकते हैं, यानी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज किया, NaCl बनाया, H2O बनाया। तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंजेस मिला, ये मिला। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्लियर बात, बहुत इजी है। अब यहां पर एक चीज नोट करना कि सभी का, जैसे अगर आपके पास ये एसिड और बेस है तो ये रिएक्शन ना स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तुम्हारा वीक बेस हुआ, या फिर वीक एसिड हुआ, वीक बेस हुआ, तो सबका अलग अलग उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है भाई, ये पूछ चुका है। जैसे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को अगर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर जो आपको डेल्टा NET न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा वो -57.1 किलो जूल अप्रोक्स इसके साथ सेम मिलेगा। ठीक है, ये जो मिला ये मिलेगा, किलो जूल पर मोल मिलेगा। क्लियर बात। अगर आपके पास, ध्यान सुनना, अगर आपके पास वीक बेस है, अगर आपके पास वीक बेस है और वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको यहां पर डेल्टा NET न्यूट्रलाइजेशन, ये थोड़ा याद कर लेना, ये होता है लेसर होता है, लेस देन होता है ना, यानी लेसर देन -57.1 किलो जूल पर मोल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका मन में एक और सवाल आ रहा है ना, कि अगर दोनों ही वीक हो गया भाई, ये भी वीक हो गया, यानी एसिड भी वीक हो गया, बेस भी वीक हो गया, तो वो केस में भी होता है डेल्टा NETH, यहां पर भी डेल्टा H लेसर देन होता है क्या, +57.1 और 3 लिखते हैं कई किताब में, 1 2 3 जो भी है अप्रोक्स चलता है भाई, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये चीज पूछना, ये चीज याद करना भाई कि ये पूछ चुका है, नीट में भी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर बात, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। अब हम देखते हैं नया एंथैल्पी, हो गया, समझ में आ गया। चलिए, अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गया, अब एंथैल्पी ऑफ आता है, एंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 4 नंबर, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझना भाई, क्लियर बात। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी किसी सॉल्यूशन का एंथैल्पी भाई, सिंपल है। तो क्या बोलता है कि अगर, ध्यान सुनना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ना, 1 मोल सॉल्यूट, ध्यान सुनना, अगर 1 मोल सॉल्यूट किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन किया, यानी डिजॉल्व हुआ, तो वहां पर जितना आपको एंथैल्पी चेंज मिलेगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का एंथैल्पी। क्या समझ में आया कि 1 मोल सॉल्यूट अगर किसी भी सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर रहा है या डिजॉल्व कर रहा है, तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का आपका एंथैल्पी। बहुत ही इजी है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम जनरली डिनोट करते हैं डेल्टा, सॉल्यूशन है तो SOL लिख दो, यहाँ पर H। ठीक है, स्टैंडर्ड है तो डेल्टा SOL H के ऊपर नॉट लिख दो। ठीक है, चलिए क्या होता है डेफिनेशन ना, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल
सॉल्यूट, ध्यान सुनना, 1 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जानते हैं ना, सॉल्यूट मतलब जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे शक्कर और पानी ले गया तो शक्कर कम देते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं, तो पानी सॉल्वेंट हो गया और शक्कर आपका सॉल्यूट हो गया। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक, ध्यान सुना, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कुछ भी स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट का अगर उससे हम अगर डिजॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट, क्या 1 मोल सॉल्यूट, तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा उसको आपको क्या बोलना है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन का एंथैल्पी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, KCl लिया, KCl गैस, और यहां पर मैं दिया अपने अनुसार पानी देना है भाई, 200 वाटर दिया भाई, ये इतना ही देना पड़ता है तब ये मिक्सअप हो पाता है ना, तो ये थोड़ा याद रखना। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा KCl मिलेगा एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, वो मुझे मिला प्लस 18.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका, अगर डेल्टा एच प्लस में आएगा यानी एंडोथर्मिक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यानी यहां पर ऑब्वियसली हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ में आ गया। यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl एट डाइल्यूशन 200, यानी 200 हम इतना में डाइल्यूशन किए हैं तो मिला हमको KCl, जिसका चेंज ऑफ एंथैल्पी मिला डेल्टा एच सॉल्यूशन कितना मिला, प्लस 18.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। चलिए बस यहाँ पर थोड़ा थ्योरी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है और कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाला नहीं है। चलिए अब आता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो क्या एंथैल्पी ऑफ हम पढ़ेंगे ऑटोमाइजेशन, क्या पढ़ेंगे, ऑटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ना, क्या होता है भाई, ऑटोमाइजेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, इसको डेल्टा AH या तो फिर डेल्टा AH नॉट लिख सकते, तो बहुत ही कम यूज होता है भाई, ज़्यादातर तो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबुशन यूज होगा, ये सब ज़्यादा यूज होता है, ये बहुत कम ही यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबुशन क्या होता है, ध्यान सुनना, कि कोई भी सब्सटेंस यानी 1 मोल सब्सटेंस अगर कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर रहा है, यानी उसका बॉन्ड टूट रहा है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है, पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है और बन रहा है प्रोडक्ट क्या, एक एटम्स बन रहा है, तो वहां पर जो चेंज ऑफ एंथैल्पी होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, वही मॉलिक्यूल का, ठीक है। चलिए यानी यहां सिंपल हम लिखेंगे कि व्हेन मत लिखना, एंथैल्पी चेंज लिखो, यानी एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, ये 5 नंबर है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज completely break down into its atoms, उसको हम क्या बोलेंगे, ये एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ भाई, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू एटम्स, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। क्लियर बात। जैसे एग्जांपल में आपको दे रहा हूं, ध्यान सुनना, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन देखना भाई यहां पर गैसियस फेज में होगा, गैसियस रिएक्टेंट होना चाहिए,
ठीक है, गैसियस फेज में होना चाहिए, फेज लिख दो, गैसियस फेज में होता है, यानी गैस का ही होगा सब कहानी, गैसियस फेज। H2 गैस है। अब ये टूट के मुझे दिया 2H दे दिया, तो यहाँ पर मुझे जो मिला एंथैल्पी चेंज मिला, एंथैल्पी चेंज मिला मुझे, तो ऑटोमाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एटम्स में टूट रहा है। देखो H2 मॉलिक्यूल था, 2H यानी 2 हाइड्रोजन में टूट गया, यानी 2 एटम से टूट गया। तो यहाँ पर मुझे मिला डेल्टा, इसका जो वैल्यू मिला भाई 435.4 किलो जूल पर मोल मिला। ठीक है, अब दूसरा मैं रिएक्शन एक लिया मीथेन गैस। मीथेन गैस को तोड़ा तो एक कार्बन मिला और 4 हाइड्रोजन मिला, 4H मिला। तो यहाँ पर मुझे मिला डेल्टा AH जो मिला 1665 किलो जूल। ठीक है, इतना मिला, किलो जूल पर मोल लिख सकते हो। क्लियर बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, यानी एटम्स में टूट रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, हम यहाँ पर 1 मोल लेंगे भाई, गलती से अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो गलत हो जाएगा, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए, ये होता है आपका एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। अब आता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर। चलिए मिटा दें, चलिए कुछ नहीं भाई, और 2 ठो बस पढ़ेंगे, 5 नंबर, फिर 2-3 ठो सवाल ले जाएंगे। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या, एंथैल्पी ऑफ हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब जानते हैं कि आयोनाइज होगा, यानी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान सुनना कि आयोनाइजेशन आपका कोवलेंट बॉन्ड में ही होता है। कि क्या बोल रहा है कि 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड अगर आयन में टूट रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, तो वहां पर जितना आपका चेंज ऑफ एंथैल्पी होगा उसको आप बोलोगे क्या, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ दैट कोवलेंट कंपाउंड। चलिए, यानी हम लिखेंगे कि एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a covalent bond of covalent compound, covalent compound dissolution or covalent compound splits in aqueous solution, 1 mole of a covalent compound splits in, ऐसे लिखो, compound dissolution, compound is dissolution in aqueous, इन वाटर लिख दो, इन वाटर यानी एक्वास लिख सकते हैं, इन वाटर स्प्लिट्स इनटू आयंस। अगर आयन में स्प्लिट हो रहा है यानी टूट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो वहां पर जो चेंज ऑफ एंथैल्पी मिलेगा, चेंज एंथैल्पी यानी एंथैल्पी चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसको आप पढ़ोगे डेल्टा H, लिखोगे कैसे, आयोनाइजेशन मतलब I लिख देना। ठीक है, डेल्टा IH नॉट भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है, HCl का, HCl भाई ये कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जानते हो, HCl है। ठीक है, चलो HCl को मैं पानी डाला, यानी एक्वा सॉल्यूशन में ये बनाया, H+ बनाया और Cl- बनाया, आयन में कन्वर्ट हो गया। तो आयन हो गया ना भाई, H+ हो गया, Cl- हो गया, टूट गया बीच का बॉन्ड। तो वहाँ पर यहाँ पर मुझे मिला डेल्टा H आयोनाइजेशन का वैल्यू मिला, कितना मिला भाई, -75.2 किलो जूल पर मोल मिला। तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन किसका ना, HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, क्लियर बात। तो ये सिंपल होता है आपका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। वैसे और एक तो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन,
है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन को इसको सिंबल दिया जाता है डेल्टा HHYD लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम ऑन सैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं भाई, ऑन सैचुरेटेड होता है, ऑन सैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, जैसे डबली बॉन्डेड वाला कहानी, जैसे इथिन हो गया, ब्यूटीन हो गया, ये सब डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होता है। ऑन सैचुरेटेड मतलब डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड ही यहाँ पर, उसका ही आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाल सकते हो। जैसे मैं एक इथिन का ले गया एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर 1 मोल ऑफ इथिन हम लेते हैं, क्या 1 मोल लेते हैं, अगर 1 मोल ऑफ इथिन क्या हो रहा है, अगर इसको हम क्या करें हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो हाइड्रोजन ऐड किया तो मुझे मिला कितना, ये बॉन्ड अब टूट जाएगा, ये 2 ठो H है ना, 2 ठो H में से एक H इसके पास आएगा, एक H इसके पास आएगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी आपका हो गया ये इथेन। क्या हो गया, इथेन। तो वहाँ यहाँ पर जो डेल्टा H जो मिलेगा, डेल्टा H जो आपको हाइड्रोजनेशन का मिलेगा भाई, ये बोलता है कि ये डेल्टा H के साथ बराबर होता है, यानी उसका एंथैल्पी चेंज के साथ बराबर होगा। ये ऑन सैचुरेटेड था, सैचुरेट बन गया। ऑन सैचुरेटेड क्यों था, क्यों डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड नहीं, सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो वहाँ पर एंथैल्पी चेंज जो होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बराबर होता है, तो करने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजनेशन का कुछ। ये टाइप्स ऑफ एंथैल्पी नहीं कह सकते, क्योंकि डेल्टा H के साथ तो एंथैल्पी के साथ बराबर हो जाए, चेंज एंथैल्पी के साथ बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल कहानी। तो ज़्यादातर आपका पहला जो स्टार्टिंग में जितना बताया वो ज़्यादातर आपको पूछता है, ये नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब सवाल हम करते हैं भाई, चलिए इतना पहले लिख लें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे, 2-3 सवाल लेंगे। चलिए अब हम सवाल लेंगे कुछ नीट का। चलिए, यानी समझ में आ गया एंथैल्पी ऑफ, पहले पढ़े कॉम्बुशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ क्या, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो समझ में आ गया। वैसे और एक ठो भी है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर का आपको सवाल दिखाता हूँ, ठीक है, और सॉल्व भी करूँगा। चलिए मैं लिख के लाया हूँ पहला क्वेश्चन कि पूछा है द एब्सोल्यूट एंथैल्पी, ध्यान सुनना, द एब्सोल्यूट एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, भाई न्यूट्रलाइजेशन बताया, ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, एब्सोल्यूट एंथैल्पी क्या होगा बोल रहे हैं। एक आपको दिया है रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया है ना, MgO दे दिया है सॉलिड फॉर्म में, +2 HCl दे दिया, ये एक्वास में दिया है, ये बनाया MgCl2, जो भी बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो आपको बोला है कि इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, पहले बोला कि -57.33 किलोजूल होगा, बी नंबर बोला कि ग्रेटर देन -57.33 किलोजूल होगा बोला, सी नंबर बोला कि लेस देन -57.33 किलोजूल बोला, और डी नंबर का छोड़ो भाई, क्योंकि हमारा करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये आपका आया था नीट में 2005 में आया था, 2005 नीट का आया हुआ सवाल है, फिर पूछ सकता है भाई, ध्यान सुनना। मैं बोला कि देखो MgO क्या है भाई, एक वीक बेस होता है ना, एक वीक बेस होता है ना। MgO क्या होता है, एक वीक बेस होता है, एक वीक बेस है, और ये HCl हम जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो मैं बताया जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो आपका
ग्रेटर देन होता है लेस देन होता है, -57 से लेस देन होगा, यानी भाई ये सी होगा। लेस देन होता है ना, -57 से लेस देन होता है, मैं बोला था। चेक करना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, नीचे में नोट दिया, नीचे बताया हूँ, चेक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये खत्म हुआ। और एक ठो मैं बता रहा हूँ, चलिए इतना लिखिए। नेक्स्ट सवाल, लेस देन -57 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको दो रिएक्शन दिया है, एक सल्फर प्लस 3/2 O2, यानी यहाँ पर कॉम्बुशन वाला कहानी है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और एक दिया है SO2 प्लस हाफ O2 मिल के बनाया SO3 प्लस Y के किलोजूल। तो यहाँ पर बोला है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन में बता, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 इज क्या होगा। ऑप्शन दिया है, यहाँ पर लिख दिया x माइनस y होगा, बी ऑप्शन दिया है 2x प्लस y होगा, सी ऑप्शन दिया है x प्लस y होगा, और डी ऑप्शन दिया है y माइनस 2x होगा। चलो बताओ क्या होगा सॉल्यूशन। ये भी नीट में आया हुआ सवाल है भाई, कौन सा ईयर में आया था मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन आया था। चलो अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 निकालें, तो हमारा टारगेट क्या है ना, SO2 हमको बनाना है, ये दोनों को SO2 बनाना है, दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको SO2 बनाना है। तो किस प्रकार बना सकते हैं हम, देखना किस प्रकार हम बना सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है ना, S प्लस O2 मिल के हमको मिलेगा क्या, SO2 मिलेगा, हमको ये चाहिए। ध्यान सुना, तो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो भाई। तो मैं रिएक्शन, पहला जो रिएक्शन को लिखा 3/2 O2 SO3 हो गया, और ये आपका SO2 प्लस हाफ O2 ये मिला SO3। अब ये दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 - 2 कर दिया। तो भाई देखना, अब ये तो कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब ये देखो S हो गया माइनस SO2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, हाफ O2 3/2, और ये आप प्लस आपका हाफ O2 है ना। तो भाई देखना 3/2 और हाफ कितना होगा, 3/2 से अगर हाफ जाएगा तो आपका हो जाएगा, हाँ तो 3 से 1 गया, यानी आपका 2 होगा, 2/2 यानी 1 O2, यानी O2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कट जाएगा 3/2 से 1/2 चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ O2 इक्वल टू इधर 0 मिलेगा। सो हमको मिल जाएगा ना, S माइनस SO2 उधर आएगा तो प्लस SO2, तो S प्लस O2 मिल के क्या बना रहा है, SO2 बना रहा है। यानी हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर हम क्या यूज किए, जो S प्लस O2 मिल के SO2 बनाया। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस किए हैं, यानी हम यहाँ पर ध्यान सुना, यहाँ पर हम इक्वेशन 1 - 2 किए हैं। तो भाई उसी प्रकार आपको करना है। तो अब इक्वेशन 1 का क्या है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है भाई, डेल्टा H। इक्वेशन 1 का डेल्टा H इतना दिया है भाई। अब देखो ये रिएक्शन के साथ जोड़ दिया है, इसका मतलब प्लस दिया है, इसका मतलब क्या दिया, प्लस दिया है, मतलब यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक में बता चुका हूँ, एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में जब हम डेल्टा H लिखते हैं तो प्लस देते हैं, तो यानी डेल्टा H यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन क्या होगा, हीट रिलीज होता है, 2x हो गया। और इसका क्या है भाई, डेल्टा H माइनस y। तो भाई 1 - 2 करना है, 1 क्या है, -2x है, माइनस, हाँ -2 क्या है, -y है। तो भाई आपको मिल जाएगा -2x प्लस y, दैट इज y माइनस 2x। तो y माइनस 2x कहाँ है भाई, ये है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर बात, इजी है ना। तो ये आया था नीट में। चलिए लिखें इतना, नेक्स्ट सवाल और एक करते हैं इस प्रकार का, ठीक है।
चलिए इतना लिख लें। चलिए नीट का एक ठो कर लेते हैं 2011 का। समझ में आ गया, इजी है। चलिए अब और एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको नीट का 2011 का, और इस प्रकार का आप देख सकते हैं प्रीवियस अगर आया है तो ठीक है, लगभग तो मैं कर दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको रिएक्शन दिया है हाफ ए यहाँ पर बी, इसको आपको दे दिया है डेल्टा एच जो दे दिया है भाई +50 150, मैं यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में किलो जूल पर मोल लिख देना। यहाँ पर 3b से बना 2c + d मिला, यहाँ पर डेल्टा एच का जो वैल्यू दिया -125, और एक ठो और रिएक्शन है, 3 ठो रिएक्शन है, यहाँ पर 2d है, और आपका यहाँ पर डेल्टा एच का जो वैल्यू आया 350, क्या 350, ये केजे है, ये केजे है, ये केजे है, किलो जूल, ठीक है। चलो तो आपको बोला है फॉर b + d = e + 2c डेल्टा एच यानी फॉर्मेशन कह सकते हैं, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी, और सिर्फ अगर डेल्टा एच दे देगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। डेल्टा एच फॉर्मेशन विल बी कितना होगा बोला है, ऑप्शन दिया है यहाँ पर देखना, ऑप्शन दिया है 5 to 5, बी ऑप्शन दिया है -175, सी ऑप्शन दिया है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 3 to 5 दिया है। चलो लिख देता हूँ किलो जूल, किलो जूल। अब बताओ क्या होगा सॉल्यूशन। ये आपका आया था नीट में 2011। चलिए तो आपको किसी भी प्रकार ये बनाना है, ये तीनों रिएक्शन को यूज करके, वैसे इस प्रकार का सवाल हम हेस लॉ में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो ये टर्म दिख गया ना, इसलिए मैं ये सवाल सब करवा रहा हूँ आपको, फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन। चलिए अब हमको ये बनाना है, तीनों रिएक्शन में कैसे बनेंगे सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या मैं सोचा, अब आप साथ सोचना घर में, इक्वेशन ये 1 बना दिया, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 3 मान लो। तो मैं इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 को प्लस कर दिया, और माइनस कर दिया इक्वेशन 3 को, ठीक है। अब देखो सोचो, इक्वेशन अगर इक्वेशन देखो, अब यहाँ पर देखना, इक्वेशन 1 में 2 पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 कट जाएगा, a बचेगा, यानी a = इधर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा, प्लस करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, यानी इसके साथ देखना 3b और 2c के साथ प्लस d के साथ प्लस करेंगे, पहले प्लस कर दो, तो ये आपका a + 3b हो गया = 2c + 2b + d हो गया। अब फिर माइनस करेंगे हम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, ये है, तो e + a मिल के बनाया 2d, तो माइनस करेंगे यानी माइनस 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 हो गया। अब देखना यहाँ पर -a + a कट गया, क्योंकि हमको a ही नहीं चाहिए, यहाँ पर a ही नहीं है, अब मिलेगा देखना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हो गया आपका 3b, यहाँ पर 3b इधर आएगा, 3b से 2b चला जाएगा तो 1, ये कट गया ना, यानी b बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब देखना b बच गया, b बच गया, b बच गया, 2d से d -2d से d कट जाएगा तो -d बचेगा, -d को इधर लाया +d हो गया, ठीक है। अब क्या बचेगा भाई, अब -e है, इधर ले आया +e हो गया, और प्लस आपका ऊपर है 2c, समझ में आ गया ना। अरे भाई नीचे का साइन देखना, माइनस है, माइनस को इधर फेंका, +e हो गया, 2c आगे से इधर था, इधर लिख दिया, -2d से d गया -d को इधर फेंका, +d हो गया। तो आपको ये मिल गया ना, हमारा m था, ये हमारा टारगेट था ये,
अगर ये मिल गया तो ये कौन सा बेसिस पे आप किए हो उसी के अनुसार डेल्टा एच को प्लस माइनस करना। कैसे किए हो, इस प्रकार किए हो तो यहाँ पर कुछ नहीं, इक्वेशन 1 का डेल्टा एच डाल दो, कितना है 150 है, ठीक है, इंटू 2 करना है, प्लस 2 इक्वेशन 2 का, माइनस 125 है तो डायरेक्ट लिखो माइनस 125, ठीक है, फिर माइनस करोगे, माइनस ये भाई 350, ठीक है। अब सबको अगर कैलकुलेशन करोगे तो -175 आएगा किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक है, ये आएगा, यानी आपका आंसर बी करेक्ट होगा। क्लियर बात, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। चलिए तो गाइस इतना ही, और बहुत सारा सवाल बन सकता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे हैश लॉ, जहां पर हमारा एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन भी होगा, ठीक है। तो हैश लॉ से भी सवाल आता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम हैश लॉ पढ़ाएंगे। तो पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।